अस्सलाम वालेकुम। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये आईकैप के बुक के एतबार से चैप्टर 2 है। अच्छा, अब चूंकि ये एक्स्ट्रा साथ चलाऊंगा तो इसलिए मैं वो आईएम के साथ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इसके हिसाब से 1 2 3 4 चलना शुरू हो जाएगा हैं। अच्छा, अब आप जो रेगुलर सीवीपी के लेक्चर्स चल रहे हैं उनके साथ ना करें ना, उसको नोट अलग ही नोट करें। तो आपके लिखने पे डिपेंड करता है। को 20-25 पेजेस तो एंड से शुरू कर लें। हाँ, एंड से शुरू कर लें। और वो एंड के करीब ही पहुंचा हुआ था तो कर ले शुरू एंड से। तो एंड से शुरू कर लें। होगी, करते जाओ जब तक होगी। मेरी भी एक रिक्वेस्ट है, अभी आखिर में आके ना मुझसे ये ना पूछना कि सर सिलेबस कब खत्म होगा, बस चलते रहे साथ हैं। क्या करूं, शुरू में बता दूं? शुरू हो गया ना, आखिरी महीना, आखिरी महीने नहीं है। हाँ, आखिरी महीना मतलब आखिरी 30 डेज। मेरा ख्याल है चैप्टर शुरू करते हैं, ये ज्यादा बेहतर है। ये आसान टॉपिक है और खास तौर पे आप जितनी कॉस्ट पढ़ चुके हैं अब तक, तो ये तो हंसते हंसते ही हो जाएगा। हो गया। इसमें कोशिश करूंगा कि नो होमवर्क के साथ चलूं। आप में से कई लोग पहले भी नो होमवर्क के साथ ही चलते होंगे। लेकिन जो लोग होमवर्क कर लेते हैं तो इसमें कोशिश यही है कि क्लास में ही करें सब। बिजनेसेस, अच्छा इन्वेंट्री होती क्या है? स्टॉक। और स्टॉक क्या होता है? इन्वेंट्री। वेरी गुड। होती क्या इन्वेंट्री? अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो गुड्स हैं, और अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो रॉ मटेरियल भी है और फिनिश गुड्स भी हैं और वर्क इन प्रोसेस भी है। तो इन्वेंट्री ट्रेडिंग बिजनेस के लिए सिर्फ गुड्स हैं और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए इसके लिए सिर्फ गुड्स हैं और इसके लिए रॉ मटेरियल भी है, वर्क इन प्रोसेस भी है और फिनिश गुड्स भी हैं। ये जो वर्क इन प्रोसेस है इसमें मैनेजमेंट की कोई खास बात है नहीं, यानी इस चैप्टर के जो भी डिस्कशन होगी इस पे बात नहीं हो रही है। ये इस चैप्टर के स्कोप से बाहर है, मतलब ऐसा नहीं कि स्कोप से बाहर है, लेकिन इस चैप्टर में जो कुछ भी सोचना है इसके लिए वो कोई खास एप्लीकेबल है नहीं, तो नॉट डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर।
तो इस चैप्टर में जो कुछ भी टेक्निक सीखनी है, या तो वो बात हो रही होगी ट्रेडिंग बिजनेस की गुड्स के लिए, या फिर बात हो रही होगी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के रॉ मटेरियल के लिए भी हो सकती है, फिनिश गुड्स के लिए भी हो सकती है। लेकिन ज्यादातर जो बात हो रही होगी वो रॉ मटेरियल के लिए हो रही होगी। फिनिश गुड्स के लिए क्यों नहीं, वो जैसे जैसे आगे पढ़ना शुरू करेंगे तो बताऊंगा। तो इस चैप्टर में जो मेन डिस्कशन है वो ये है। फिनिश्ड गुड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की डायरेक्टली एक्सक्लूडेड नहीं है, लेकिन जिस तरह की चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ना, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मेन बात इस चैप्टर के अंदर हो रही होगी ट्रेडिंग बिजनेस है तो उसकी गुड्स की, और अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो रॉ मटेरियल की। और इन दोनों में कॉमन बात क्या है? मिल लो, गले भी मिल लो। ठीक है ठीक है ठीक। इन दोनों में कॉमन बात क्या है? दोनों परचेज किए जाते हैं। तो इन दोनों में कॉमन बात है। उस चैप्टर में ना मेनली हम लोगों ने परचेज वाला एंगल डिस्कस करना होगा। यहां तक नोट करें, फिर आगे चलता हूं। अच्छा, जो लोग करते हैं फॉलो, अगर तो मैं ग्रिड के बारे में गाइड कर देता हूं। मैं ना इस वक्त तीसरे ग्रिड पे आ गया हूं। तीसरा ग्रिड है 30 से 40 मार्क्स का। इसमें 4 चैप्टर हैं। एक सीवीपी है, एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, एक रेलेवेंट कॉस्टिंग और एक डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स है। ये 4 टॉपिक्स हैं इस ग्रिड में। तो अब ये हमने ये आखिरी वाली ग्रिड शुरू कर दी है। दूसरी ग्रिड और पहली ग्रिड, इनमें से 2 फालतू फालतू चैप्टर रह गए जो मैंने आखिरी क्लास में कहीं या आखिर में कुछ संडे ऑन करके फड़काने कराने 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 हैं। हाँ, गिन के तो है जी। हाँ, वो डबल एंट्रीज के हैं, डबल एंट्रीज के हैं। तो आखिरी ग्रेड है मेन जो रहता है और वो शुरू किया है। ये पूरा ग्रेड डिसीजन मेकिंग भी कहलाता है। तो एक क्लास में सीवीपी शुरू कर दिया है और एक ही इन्वेंट्री मैनेजमेंट शुरू कर रहा हूं। तो ये 30 से 40 मार्क का ग्रेड है जो अब मैंने शुरू किया। इन्वेंट्री बिजनेस अपने पास होल्ड करके रखता है। और मिसाल लेता हूं, अगर एक तंदूर है और उन्होंने आटा खरीदना होगा, खरीद के लाना होगा, तो जब कोई कस्टमर आए जी 10 खमीरी दे दें, बैठो बैठो, जाके आटा खरीदने जाए, पहले खरीद के लेके आए, फिर वो गूंदे, फिर पेड़े बनाए, तो वो जो लंच के लिए रोटियां लेने आया था तो वो डिनर के लिए रोटियां लेके चला जाएगा। तो ऐसे कर लें? नहीं। अच्छा, इसी तरह सब्जी वाला है और उसने सब्जी बेचनी है, तो उसके पास सब्जी कहां से आएगी? वो सब्जी मंडी से खरीद के लाएगा। तो वो सब्जी मंडी से, क्योंकि दूर बहुत है सब्जी मंडी, तो ऐसा करे कि जा तो रहा ही है, तो 1 साल की सब्जी खरीद के ले आए और फिर आस्ता आस्ता बेचता रहे, क्योंकि मुश्किल है बार बार जाना, सुबह ठंड बड़ी होती है? तो अकलमंदी है ये? नहीं, अकलमंदी नहीं है। क्यों? खराब हो जाएगी। ठीक है, चले और मिसाल लेते हैं। सिगरेट, पान, सिगरेट, पूरे पूरे उनके सुपर स्टोर्स होते हैं, खोखे बनाए होते हैं ना। तो अब एक गली में खोखा है, सिगरेट बेचता है, तो अब वो चाह रहा है कि सिगरेट बार बार खरीदने पड़ते हैं, तो वो ऐसा करे कि एक ना पूरा प्लाजा खरीदे, 10 फ्लोर्स हैं उसमें, और सिगरेट खरीद के एक ही बार, तो उस प्लाजा किराए पे ले ले, प्लाजा कोई नहीं, तो उसमें ना पूरे 10 फ्लोर में वो सिगरेट स्टोर कर ले, तो जाके ताकि मसला ना हो बार बार खरीदने का। तो इसमें क्या खराब हो जाएगा? टेस्ट खराब हो जाएगा है? प्राइस चेंज होती रहेगी तो यानी और कोई मसला नहीं, प्राइस चेंज का मसला है। स्टोरेज कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ जाएगी, स्टोरेज कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ जाएगी।
चलें और मिसाल, अगर एक बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है, रॉ मटेरियल खरीदता है, तो रॉ मटेरियल की क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी सी खरीद ले, और जब कभी प्रोडक्शन में चाहिए हुआ करेगी तो उसी वक्त भेज दिया करेगा टीम को, जाए खरीद के ले आए मटेरियल है, या सफिशिएंट स्टोर करके रखे, सफिशिएंट स्टोर करके रखे, क्यों? जब खत्म हो जाए तो खरीद ले, हैं? बार बार जाना पड़ेगा, कोई मसला नहीं, चले जाएंगे जी। और है, डिमांड अनसर्टेन होती है तो उससे क्या होगा? हाँ, तो मटेरियल या गुड दोनों की बात कर रहा हूं। किसी मिसाल में मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूँ, किसी में मैं ट्रेडिंग बिजनेस की गुड्स की बात कर रहा हूँ। तो ये जो अभी 4-5 मिसालें दी हैं, इन मिसालों से मैं आपको ये चीज भी बता रहा था कि एक ही वक्त में बहुत सारे क्यों ना यूनिट स्टोर कर ले लाके। क्या क्या मसला है इसमें? स्टोरेज कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी, और सब्जियां क्यों ना खरीद लें साल की, खराब हो जाएंगी, और ना ही रखें स्टॉक, क्या जाता है, जब कस्टमर आएगा तो ले लेंगे जाके चीजें, उससे कस्टमर लूज होना शुरू हो जाएंगे। यानी आप किसी गारमेंट्स के स्टोर पे जा रहे हैं और वहां जाकर आपको जो रैक्स हैं वो सारे खाली नजर आ रहे हैं, तो लेनी आपने एक ही शर्ट थी, लेकिन सारे स्टोर खाली नजर आ रहा है, तो कोई अच्छा इंप्रेशन तो नहीं है इससे। तो बिजनेस को यह फैसला करना पड़ता है कि स्टोर में मटेरियल या ट्रेडिंग बिजनेस है तो गुड्स कम रखें, ज्यादा रखें, और खरीदें तो कब खरीदें, कितने कितने खरीदें, ये सारा का सारा डिसीजन मेकिंग ही है ना, इसमें डिसीजंस हो रहे हैं ना। तो डिसीजंस लेना, कब कितना खरीदना है, कैसे खरीदना है, कितने अरसे बाद खरीदना है, ये सारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है बेसिकली डिसीजन मेकिंग। ये डिसीजन मेकिंग है रिगार्डिंग इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग है इन्वेंट्रीज के हवाले से, इसमें डिसीजंस करने पड़ेंगे। और ऑब्जेक्टिव क्या होगा इसका, यानी डिसीजन करते हुए ऑब्जेक्टिव होगा कि बैलेंस रखा जा सके। इस डिसीजन को करने, किस डिसीजन, क्या अभी बातें कर रहा हूं मैं, कितनी होल्ड करनी है, कब खरीदनी है, कितनी खरीदनी है, ये सब इन्वेंट्री से रिलेटेड ना डिसीजन है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में डिसीजन सीखने हैं। तो इन सब डिसीजन मेकिंग का ऑब्जेक्टिव ये है कि बैलेंस मेंटेन कर सकें। किस बात में? दो एंड्स क्या है, देखें, बैलेंस रखना होता है तो दो एंड्स है ना, उनके दरमियान बैलेंस रखना है। एक एंड ये है टू मिनिमाइज इन्वेंट्री। क्यों मिनिमाइज इन्वेंट्री? हम इन्वेंट्री को कम से कम क्यों रखना चाह रहे हैं? ताकि स्टोरेज कॉस्ट कम पड़े। मिनिमाइज करनी है इन्वेंट्री टू मिनिमाइज कॉस्ट्स, एक ये एंड है। ऐसा करने में दूसरा एंड भी नहीं छोड़ना। दूसरा एंड क्या है? टू मेंटेन सफिशिएंट इन्वेंट्री। किस लिए? टू अवॉइड स्टॉक आउट। स्टॉक आउट कहते हैं कि जब डिमांड है, जब चाहिए चीजें और स्टोर खाली है, इसको स्टॉक आउट कहते हैं। अब वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है कि प्रोडक्शन में आवाज लगी थी मटेरियल लेके आओ, भाई मटेरियल है ही नहीं स्टोर में, तो ये स्टॉक आउट है। या गुड्स की बात कर लें तो कस्टमर्स गुड्स खरीदने पहुंचे हैं, गुड्स ही नहीं है स्टोर के अंदर, तो ये स्टॉक आउट है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग है जिसका मकसद यह है कि इन्वेंट्री कम से कम हो ताकि खर्चा कम हो, लेकिन इतनी कम भी ना हो कि कस्टमर नाराज हो जाए। तो इसमें बैलेंस रखना इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। हेलो, नीचे है कोई दो अटेंडेंट? देखो बेटा, रूम से बाहर शायद कोई हो।
अच्छा ऊपर ही आ जाओ आप लोग, नीचे रूम में जितने लोग बैठे हैं ऊपर आ जाएं। नहीं नहीं, इधर तो ठीक है कि नहीं? नहीं, स्क्रीन में देखेंगे तो पता लगेगा ना, आप बोर्ड को थोड़ी पूछ रहा हूँ ब्लर है कि नहीं। सर कैमरा फोकस करना, फोकस करते हैं। हाँ जी ध्यान, तो पहले क्यों नहीं था ठीक? हाँ भाई अब ठीक है, यस सर ठीक है। ऊपर नहीं आना बस है। अच्छा, चूंकि डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है, तो जब भी कोई डिसीजन करना होता है ना, तो उसके लिए कोई ना कोई फैक्टर्स होते हैं। जैसे आप लोगों ने अगर ये डिसाइड करना है कि कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं, अब तो खैर सेशन खत्म हो रहा है, वैसे बात कर रहा हूं, कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं, तो ये एक डिसीजन है। तो इस डिसीजन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स कंसिडर कर रहे होंगे कि जो एंड पे एग्जाम का टाइम टेबल है, डेट शीट, उसमें छुट्टियां दरमियान में कितनी हैं, ठीक है, और थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल का कॉम्बिनेशन चेक कर रहे होंगे, और खर्चा कितना कर सकते हैं, फीस कितनी है, और है टाइमिंग, टीचर की टाइमिंग है, अपनी टाइमिंग है, अपनी रिहाइश कहाँ है, आना जाना कैसे होगा, अपनी अपनी कैपेबिलिटी क्या है, टोटल पेपर रहते कितने हैं। तो ये सारे फैक्टर्स कंसिडर हो रहे होंगे। अच्छा, ये जो फैक्टर्स कंसिडर हो रहे होंगे, इन फैक्टर्स में ये फैक्टर कंसिडर हो रहा होगा कि आपके मैट्रिक में मार्क्स कितने थे? नहीं। 92 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने कैसे जीता था? है नहीं। अच्छा, ये फैक्टर कंसिडर हो रहा होगा कि आपने जो, खैर जबरदस्ती करेंगे तो शायद कर ही लें, लेकिन ये फैक्टर कंसिडर कर रहे होंगे कि वो जो पहले पीआरसी पास किया था वो कितनी अटेम्प्ट्स में पास किया था। है जबरदस्ती तो शायद कोई लिंक निकाल ही लें, लेकिन नॉर्मली पीआरसी कितनी अटेम्प्ट में पास किया था? क्यों नहीं? क्योंकि डिफरेंट स्टेज है। अच्छा नहीं, और वो पास्ट है, हो गया हुआ है, पास्ट हो चुका हुआ है। तो डिसीजन मेकिंग करते हुए किसी भी तरह के डिसीजन मेकिंग करते हुए कुछ ना कुछ फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं, और पास्ट नहीं रेलेवेंट होता, फ्यूचर के ही फैक्टर्स होते हैं। तो इन्वेंटरी मैनेजमेंट के अंदर है तो डिसीजन मेकिंग। अच्छा, अब जो डिसीजन मेकिंग है वो कोई ना कोई फैक्टर को सामने रख के डिसीजन मेकिंग की जाएगी। ट्रेडिंग बिजनेस ने गुड्स खरीदनी है, और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ने रॉ मटेरियल खरीदना है। और अभी हम टाइप ऑफ मिसालें क्या ले रहे थे, कब खरीदें, कितनी खरीदें, कितना अरसा पहले खरीदें, ये मिसालें मैं दे रहा था। इन मिसालों में कहीं पर यह बात आई कि सेल प्राइस कितनी है हमारी? नहीं आई ना। अभी जो बातें हो भी रही थी वो हो रही थी कि नहीं खर्चा बहुत पड़ेगा, चीजें खराब हो जाएंगी। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक बात डिसीजन मेकिंग है, दूसरी बात डिसीजन मेकिंग में कौन से फैक्टर्स कंसीडर करने हैं। अच्छा, हम लोग सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं?
बस यही वर्ड सुनना था, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो इन्वेंट्री से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग है और जो भी फैसला करना होगा वो होगा बेस्ड ऑन इन्वेंट्री से रिलेटेड कॉस्ट्स। ये इसी के बाद अगली बात लिख रहा हूं, आगे चल रहा हूं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट involves decision making based on inventory related costs। कुछ इन्वेंट्री से रिलेटेड खर्चे होंगे जिनकी बेस पे डिसीजंस करने हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग है और वो डिसीजन मेकिंग जो है वो इन्वेंट्री रिलेटेड खर्चों को सामने रख के होगी। इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट्स क्या हैं, इन पे करता हूं बात। इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट्स की बात करते हैं। ट्रेडिंग बिजनेस की गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का रॉ मटेरियल, कॉमन बात क्या है? परचेज करना है। अच्छा, इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट्स को ना 4 कैटेगरीज में बांट रहा हूं और वो सारी कैटेगरीज बताता हूं क्या हैं और उनकी एग्जांपल्स लिखता हूं उनके अंदर। वो 4 कैटेगरीज बताने से पहले एक फ्लो देखते हैं चीजें खरीदने का। यहां बताता हूं, इधर ये इसके आगे चल रहा हूं मैं, ठीक है। स्टोर और परचेज डिपार्टमेंट होगा एक बिजनेस का, स्टोर्स डिपार्टमेंट होगा और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे। तो ये हमारा बिजनेस है, एंटिटी कह देता हूं मैं इसको। एक है सप्लायर। परचेज डिपार्टमेंट वालों ने जब भी कोई गुड्स खरीदनी होगी, ट्रेडिंग बिजनेस है तो मैं कभी गुड्स कह रहा हूं कभी रॉ मटेरियल कह रहा हूं, ठीक है। दोनों की मैं मिला के बात कर रहा हूं। ट्रेडिंग बिजनेस है तो हम गुड्स की बात कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूं। स्टोर में यूनिट्स स्टोर होते हैं और परचेज डिपार्टमेंट का क्या काम है? इसने परचेज करके देना है। तो इनका काम होगा इस सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करना, फिर सप्लायर से जो भी रेट तय हुआ, रेट तय हो गया, गुड्स परचेज हो गई और गुड्स यहां से रवाना हो गई और यहां स्टोर में पहुंच गई, गुड्स हो गई डिलीवर्ड। तो परचेज डिपार्टमेंट का काम है सप्लायर को कांटेक्ट करके, नेगोशिएट करके, प्राइस फाइनल करके ऑर्डर प्लेस करना। फिर इन गुड्स को, हो सकता है यही लोग, हो सकता है कोई और लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट हो, इन गुड्स को सप्लायर से खरीद के यहां तक पहुंचाना और स्टोर वाले के हवाले कर देना। और अब स्टोर वाले ने क्या करना है? गुड्स को रिसीव करके होल्ड करना है। कब तक? जब तक, अगर ट्रेडिंग बिजनेस की बात कर रहे हैं तो सेल ना हो जाए, और अगर मैन्युफैक्चरिंग के रॉ मटेरियल की बात हो रही है तो जब तक प्रोडक्शन को इशू ना हो जाए।
तो ये सारी जो कार्रवाई है इसमें परचेज डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, स्टोर्स डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है। सप्लायर से नेगोशिएट करना, ऑर्डर प्लेस करना, चीजें खरीदना, चीजें खरीद के स्टोर तक लाना, ये सारी कार्रवाई है। इसको मैं दोबारा जिक्र करता हूं। अभी बात ये हो रही है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग है इन्वेंट्री के हवाले से, और वो जो डिसीजंस लिए जाएंगे वो कॉस्ट्स की बेस पे लिए जाएंगे। जैसे आप लोगों ने अगर पेपर कौन सा रखना है कौन सा नहीं रखना, अभी जो आप मुझे फैक्टर्स बता रहे थे उनमें टाइम भी एक फैक्टर था, हॉस्टल से फासला भी एक फैक्टर था, उसमें टीचर की अवेलेबिलिटी एक फैक्टर था। लेकिन अगर फैसला करना हो सिर्फ पैसे की बेस पे, तो क्या क्या फैक्टर्स देख रहे होंगे? हैं? फीस कितनी होगी, आने जाने का किराया कितना होगा, पेपर आई कैप में अपीयर होने हैं तो 3 पेपर देंगे तो कितने पैसे हैं, 4 देंगे तो कितने पैसे हैं। अब अगर सिर्फ फैसला पैसे की बेस पे हो रहा होगा तो फैक्टर्स कुछ और होंगे। तो बिजनेस ने इन्वेंट्री मैनेजमेंट में इन्वेंट्री से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग करनी है, ये इस चैप्टर में सीख रहे हैं हम। और वो डिसीजन मेकिंग सारी होगी खर्चों को बेस बना के। कौन से खर्चे? इन्वेंट्री से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं उनको मैं 4 कैटेगरीज में बांट रहा हूं। ये हेडिंग दी मैंने, इसी हेडिंग के नीचे वो बनाया था। अब मैं 4 इसी से आगे चल रहा हूं, 4 टाइप्स बता रहा हूं मैं, 4 कैटेगरीज बता रहा हूं इन्वेंट्री से रिलेटेड सारे खर्चे। मैं आपको वैसे बता रहा हूं, उससे आगे चल रहे हैं, मुझे तो जहां जगह मिलेगी मैं लिखूंगा। इसके बाद मैंने ये हेडिंग दी, इस हेडिंग के बाद ये एक पिक्चर बनाई, और अब उससे आगे मैं टाइप्स लिख रहा हूं इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट की। पहली टाइप है परचेज कॉस्ट। जाग रहे हैं ना? पहले FR1 पढ़ा है, हैं? चाय चूहे? चाय पिए हैं? कोई नहीं, मैं पढ़ा लेता हूं, आगे पिए हैं। परचेज कॉस्ट, इन्वेंट्री रिलेटेड खर्चों में से 4 कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी है परचेज कॉस्ट। इसमें सिर्फ और सिर्फ वो खर्चे शामिल हैं जिनका ताल्लुक इन्वेंट्री खरीदने से है, बस। यानी आप कह लें कि इनवॉइस वैल्यू। परचेज कॉस्ट का मतलब इनवॉइस वैल्यू है, यानी जो परचेज से ताल्लुक है ना, परचेज ट्रांजैक्शन, लेके आना नहीं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में ना, हम चूंकि इन्वेंट्री की वैल्यू निकाल रहे थे, उसकी अकाउंटिंग करनी थी, तो इन्वेंट्री की कॉस्ट में क्या क्या शामिल था? खरीदने से लेके स्टोर में लाने तक सारे खर्चे। अभी इस चैप्टर में हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन नहीं पढ़ रहे, अभी हमने करनी है डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग की वजह से सारे खर्चों को 4 कैटेगरीज में बांटा हुआ है। एक कैटेगरी परचेज कॉस्ट है, जिसका ताल्लुक सिर्फ इतना है कि सप्लायर से जो हम चीज खरीद रहे हैं उसकी इनवॉइस वैल्यू क्या है, बस। तो परचेज कॉस्ट में जस्ट इनवॉइस वैल्यू शामिल है। और इनवॉइस वैल्यू के अंदर सवालों के एतबार से बता देता हूं, परचेज प्राइस, हाँ अगर डिस्काउंट है तो वो नेट करके हो सकता है, इसके ऊपर को टैक्सेस ड्यूटीज लगने हो, लेकिन नॉन रिफंडेबल वाले, बस। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए परचेज कॉस्ट मींस बस सिर्फ इनवॉइस वैल्यू, जिसमें परचेज प्राइस शामिल है और साथ नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ड्यूटी शामिल है, बस। कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं। वो जो पहले पढ़ा था ना, वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन थी, उसमें इन्वेंट्री की कॉस्ट NRV वैल्यूएशन के लिए, अकाउंटिंग के लिए निकाल रहे थे। उसमें कॉस्ट बस कॉस्ट थी, तो उसमें सारे खर्चे शामिल थे खरीदने से लेके स्टोर में लाने तक। अब कॉस्ट सिर्फ कॉस्ट नहीं है, डिसीजन मेकिंग की वजह से उसको मुख्तलिफ कैटेगरीज में बांटा हुआ है। तो इसलिए एक कैटेगरी है परचेज कॉस्ट, जिसमें सिर्फ इनवॉइस वैल्यू है, बस। एक कैटेगरी है ऑर्डर कॉस्ट। ऑर्डर कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं उसको, ऑर्डर कॉस्ट मुनासिब है।
ऑर्डर कॉस्ट। ऑर्डर कॉस्ट में आएंगे वो सारे खर्चे जो परचेज डिपार्टमेंट की सारी एक्टिविटीज हैं, यानी सप्लायर को ढूंढना, उनसे नेगोशिएट करना, उनसे रेट तय करना, उनको ऑर्डर प्लेस करना और इस चीज को इंश्योर करना कि चीजें यहां तक पहुंच जाएं। ये सारा खर्चा ऑर्डर कॉस्ट में आएगा। ये मैंने गुड से इधर नीवी होके निकाला है इसको। क्या इससे मेरा मकसद था, मैं पता नहीं अचीव कर सका हूं कि नहीं। इनवॉइस वैल्यू को मैंने अलग कह दिया, उसके अलावा ये सब, ये सारा यहां तक पहुंचाना, ये सब ऑर्डर कॉस्ट में आएगा। परचेज डिपार्टमेंट की सारी कार्रवाई, परचेज डिपार्टमेंट का काम क्या है? खरीदना ही है ना, तो इनका सारा काम ही इसी इंटेंशन से रिलेटेड है। तो इनका सारा खर्चा फिर चीजें यहां तक पहुंचाना, स्टोर तक पहुंचाना, स्टोर के अंदर नहीं, उसके लिए और क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारा का सारा जो इधर खर्चा है वो सब ऑर्डर कॉस्ट की कैटेगरी में आएगा। तो इसको क्या एक्सप्लेन करूं, मिसालें तो चलें दे देता हूं। क्या कहें इसका, ये लाल दीवार बना दी काफी है, काफी है। चलें फिर एग्जांपल्स ही लिख देता हूं सिर्फ। एग्जांपल्स बता रहा हूं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और रास्ते के कोई और खर्चे, ट्रांजिट इंश्योरेंस कह लें। ये तो खैर मैंने यहां से शुरू कर दिया। ये क्या होंगे, खर्चा क्या क्या होगा? एलसी, ठीक है, एलसी भी चार्जेस हो सकते हैं। ये सारा काम है, इसमें कम्युनिकेशन का खर्चा होगा। फिर इसके अलावा ये जो ऑर्डर प्लेस करना है, इसके लिए कोरियर चार्जेस हो सकते हैं। और एक और नाम सवाल में हो सकता है, उसको मैं इसलिए मिसाल में लिख रहा हूं, ऑर्डर प्लेसमेंट कॉस्ट। यानी ऑर्डर प्लेस करने का कोई भी खर्चा हो सकता है कोई खत लिखना हो, कोई प्रिंट निकाल के कोरियर भेजना हो सकता है टेलीफोन करना पड़ता हो बाहर के मुल्क में, तो उसका खर्चा हो सकता है ऑर्डर प्लेसमेंट कॉस्ट। क्या कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कॉस्ट, टेलीफोन से राब्ता इन पे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कौन सी वाली है? हाँ जी, और कौन सी, और कहाँ होनी चाहिए? क्या क्या क्या, वो कहाँ होनी चाहिए? अच्छा, ये बात दोबारा सुन ले, मुझे लगता है मैं समझा नहीं सका। जब हम लोग इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़ रहे थे तो उसका मकसद था इन्वेंट्री की कॉस्ट कैलकुलेट करना, अकाउंटिंग करनी थी, और कॉस्ट का मतलब बस कॉस्ट था। तो उसमें खरीदने से लेके पहुंचाने तक के सारे खर्चे शामिल थे, इसलिए वहां पर ये खर्चे हम लोग परचेज कॉस्ट में शामिल करते थे। लेकिन अब इस चैप्टर इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जो कुछ पढ़ रहे हैं, इसका मकसद है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन करने के लिए इन्वेंट्री से रिलेटेड सारे खर्चों को मुख्तलिफ कैटेगरीज में बांटा गया है, इसलिए परचेज कॉस्ट को एक अलग कैटेगरी बना दिया और बाकी खर्चों को अलग कैटेगरी बना दिया। ऑर्डर कॉस्ट इस सारी मेहनत के अंदर आने वाला खर्चा है। किस सारी मेहनत में? परचेज डिपार्टमेंट भी इसी मेहनत का हिस्सा है। क्या मेहनत क्या है? सप्लायर से कांटेक्ट करना, रेट नेगोशिएट करना, फाइनल करके ऑर्डर प्लेस करना, चीजें ला के स्टोर तक पहुंचाना,
ये सारा काम, इस सारी मेहनत के अंदर जितने खर्चे हो रहे हैं वो सब ऑर्डर कॉस्ट है। ओके, और इसकी मिसाल हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि परचेज डिपार्टमेंट ने किसी ब्रोकर को इन्वॉल्व किया हो, किसी एजेंट को इन्वॉल्व किया हो, तो उस एजेंट की कमीशन हो सकती है। इंश्योरेंस लिख दी ना, वो ट्रांजिट इंश्योरेंस। देखिए मैंने ना ये जो मुख्तलिफ नाम लिखे हैं, नहीं, कोरियर चार्जेस ये है कि जो ऑर्डर प्लेस करना है वो प्रिंट आउट निकलेगा परचेज ऑर्डर, और वो कोरियर होगा सप्लायर को। लेकिन ये मैंने मुख्तलिफ मिसालें लिखी हैं, इनके अंदर आपस में ओवरलैपिंग हो सकती है। अब ये जो मैंने कम्युनिकेशन कॉस्ट लिखी है, तो ऑर्डर प्लेसमेंट कॉस्ट भी यही है, बस मैंने मुख्तलिफ नाम इसलिए लिख दिए हैं कि इस तरह के नाम सवालों में हो जाएंगे, तो इसलिए मिसालें बना रहा हूं। ब्रोकर कमीशन ब्रोकर एजेंट को कहते हैं। हो सकता है चीजें जागे हो सकता है चीजें खरीदने के लिए कोई एजेंट हायर करना पड़ता हो, उसको कमीशन दे रहे हैं, इसको ब्रोकर कमीशन का है। जो सप्लायर चीजें बेच रहा है वहां जाकर चुन चुन के चीजें लानी पड़ेंगी, खराब भी हो सकती हैं, तो इसके लिए भी कोई एक्सपर्ट रखना पड़ सकता है, वो पैसे लेगा इस काम के, तो इसको कहते हैं इंस्पेक्शन कॉस्ट। तो ये मुख्तलिफ मिसालें हैं, ये मिसालें जरूर याद रखिए, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली बात है कि परचेज कॉस्ट के अलावा स्टोर में लाने तक जितने खर्चे हैं वो सब ऑर्डर कॉस्ट में आएंगे। स्टोर में चीजें पहुंच गई, अब स्टोर में चीजें कब तक रहेंगी? जब तक स्टोर से निकल नहीं जाती। तो स्टोर में जो खर्चा आ रहा होगा, उस खर्चे का मकसद क्या होगा? चीजों को स्टोर्ड रखना, चीजों को होल्ड किए रखना। तो इस स्टोर में जितने खर्चे आते हैं, इसके लिए नाम इस्तेमाल होता है होल्डिंग कॉस्ट। तो तीसरी कैटेगरी है होल्डिंग कॉस्ट। ये मैं बात दोबारा बता रहा हूं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में इन्वेंट्री से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग करनी है, और वो सारी डिसीजन मेकिंग होगी मुख्तलिफ खर्चों को सामने रखते हुए। इन्वेंट्री से रिलेटेड जितने खर्चे हैं उनको बुजुर्गों ने 4 कैटेगरीज में बांटा है। एक कैटेगरी परचेज कॉस्ट है जिसमें सिर्फ इनवॉइस वैल्यू है, एक कैटेगरी ऑर्डर कॉस्ट है, और ऑर्डर कॉस्ट की मिसालें बिल्कुल याद करें, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि स्टोर में लाने तक गुड्स की इनवॉइस वैल्यू के अलावा बाकी ये सारा खर्चा ऑर्डर कॉस्ट की कैटेगरी में आएगा। ऑर्डर कॉस्ट में कैसे टैक्सेस आ रहे हो? तो फिर वो चीजें लेके आने में है ना, वो सब ऑर्डर कॉस्ट है। जो भी नॉन रिफंडेबल पड़ रहा होगा रास्ते में, ऑर्डर कॉस्ट है। होल्डिंग कॉस्ट, इसके लिए ज्यादा मशहूर नाम वैसे होल्डिंग कॉस्ट ही है, मैं भी होल्डिंग कॉस्ट ही यूज कर रहा हुआ करूंगा, लेकिन कैरिंग कॉस्ट भी बाज़ औक़ात इस्तेमाल होता है। कैरिंग कॉस्ट यानी कैरी करने की, कैरी किए रहने की कॉस्ट, ज्यादा मशहूर वैसे होल्डिंग कॉस्ट है। इसकी मिसालें क्या हो सकती हैं? अच्छा, इसमें एक मिसाल और लिख लें, एक मिसाल इसमें और लिख लें। ये जो परचेज डिपार्टमेंट है ना, इसको परचेज डिपार्टमेंट भी कहते हैं, इसको प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट भी कहते हैं। प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट ये इंग्लिश का वर्ड है, परचेज होता है इसका मतलब। तो परचेज डिपार्टमेंट, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट भी हो सकता है। उस डिपार्टमेंट के जो भी खर्चे हैं वो यही ऑर्डर कॉस्ट की कैटेगरी में है। होल्डिंग कॉस्ट बता रहा हूं।
होल्डिंग कॉस्ट के अंदर स्टोर से रिलेटेड सारे खर्चे हैं। इसमें स्टोर का रेंट भी आ सकता है, उसके अलावा स्टोर की जो सैलरीज हैं, वो लोग जो स्टोर का स्टाफ है, इनकी सैलरीज हो सकती हैं। फिर एक टर्म इस्तेमाल हो सकती है, ये पहले भी एक चैप्टर में आई थी, वेयर हाउसिंग कॉस्ट हो सकती है, कोई और अदर स्टोरेज रिलेटेड कॉस्ट्स हो सकती हैं। हाँ जी, इंश्योरेंस हो सकती है। ट्रांजिट इंश्योरेंस और चीज है। ट्रांजिट इंश्योरेंस है रास्ते के लिए इंश्योरेंस, उसके बाद जब स्टोर में चीजें पहुंच गई तो अब साल की इंश्योरेंस हो सकती है, तो इंश्योरेंस भी एक होल्डिंग कॉस्ट है। स्टोर स्टाफ सैलरीज, स्टोर रेंट लिखा है, स्टोर के स्टाफ की सैलरीज लिखी हैं, वेयर हाउसिंग कॉस्ट लिखी है, अदर स्टोरेज रिलेटेड कॉस्ट हो सकती है, इंश्योरेंस हो सकती है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट और ये हरे भी डाल देते हैं बीच में, इंटरेस्ट कॉस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होल्डिंग कॉस्ट है। इंटरेस्ट कॉस्ट कैसे समझाता हूं, इतने सारे स्टार लगाए तो समझाना ही होगा कुछ। इसके लिए ना और भी नाम इस्तेमाल हो सकते हैं, फाइनेंस कॉस्ट भी हो सकती है, और इसके अलावा इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स भी कह सकते हैं। थक गए हो? Yes, sir. सुबह 9 यहां तक पहुंचे? अच्छा, इस इंटरेस्ट कॉस्ट के बारे में ना अपने अल्फाज में थोड़ी सी कहानी लिखने बताता हूं। इनको हम होल्डिंग कॉस्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि गुड्स को स्टोर में होल्ड करने की वजह से ये कॉस्ट पड़ रही है। इंटरेस्ट कॉस्ट, ये होल्डिंग कॉस्ट कैसे है? ये होल्डिंग कॉस्ट ऐसे है कि जो गुड्स हम लेके स्टोर में आए हैं, वो गुड्स हमने खरीदी और खरीदने के पैसे दिए, परचेस कॉस्ट। वैसे तो बाकी खर्चे भी हैं, लेकिन सिर्फ इसको परचेस कॉस्ट से लिंक किया जाता है, और पैसे वैसे हमारे पास होते कोई नहीं है, तो हमने यकीनन रनिंग फाइनेंस इस्तेमाल किया होगा।
और उस रनिंग फाइनेंस को इस्तेमाल करते हुए सोचा होगा कि वापस कर देंगे पैसे जब गुड्स बिकेंगी और सेल से पैसा आएगा। तो जब तक गुड्स स्टोर में पड़ी रहेंगी तो पैसा हम रनिंग फाइनेंस का वापस नहीं कर पा रहे तो इंटरेस्ट पड़ रहा है। तो इसलिए ये होल्डिंग कॉस्ट इसलिए है क्योंकि इन्वेंट्री खरीदने के पैसे दिए थे हमने रनिंग फाइनेंस से और उस पर इंटरेस्ट पड़ता जा रहा है। अब इंटरेस्ट पड़ता रहेगा जब तक पैसे वापस नहीं करेंगे। तो जब तक इन्वेंट्री हमारे पास स्टोर में पड़ी है तब तक हम पैसा वापस नहीं कर पा रहे, इसलिए इंटरेस्ट पड़ता जा रहा है। अल्फाज याद करेंगे तो आपको कभी समझ नहीं आया मैंने क्या कहा। बात समझें और अपने आप को बता दें। इंटरेस्ट कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट इसलिए है क्योंकि इन्वेंट्री परचेज करने का जो पैसा था वो हमने लोन लेके दिया था। इन्वेंट्री बिकनी थी, पैसा आना था तो लोन वापस करना था। जब तक इन्वेंट्री स्टोर में पड़ी रहेगी लोन वापस नहीं हो सकेगा, इंटरेस्ट पड़ता रहेगा, इसलिए ये होल्डिंग कॉस्ट है। अभी जो है वो तो लिखना यार, रनिंग फाइनेंस लोन होता है। अच्छा, इसमें जनरल बोरिंग और स्पेसिफिक बोरिंग नहीं है, IAS 23 नहीं है इसमें। लिख ली कहानी। और चौथी कैटेगरी है, इसको लिख लें अभी ताकि ये चीज कंप्लीट हो जाए, लेकिन इसको जिक्र कुछ क्लासेस बात करूंगा। ये मेरे इख्तितामी कलमात नहीं है, वैसी मैंने सिर्फ नंबर 4 के लिए कहा है कि बाद में डिस्कस करूंगा। थक गए, बस हो गई है? हाँ तो चले जाना, फिर यूट्यूब पे सुन लेना आप। ये क्या बात हुई? नहीं, मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ, मैं नहीं थका। नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैंने भी यहाँ से और क्लासेस लेने जाना है, फिर और काम है, फिर और काम है, फिर सुबह 7:15 बजे आपको भी पढ़ाना है? नहीं पढ़ता हूँ कहीं। स्टॉक आउट कॉस्ट, स्टॉक आउट कॉस्ट की ना मिसाल बता रहा हूं, इसको डिस्कस बाद के कई क्लासेस में होगा, अभी शुरू की क्लासेस में इसकी जरूरत नहीं है। इसकी मिसाल लिख के दे रहा हूं सिर्फ, और इसकी मिसाल है कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। और पहले तो हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन पढ़ा था, वो था क्या? सेल माइनस, लेकिन सिर्फ इस चैप्टर के लिए कंट्रीब्यूशन है सेल प्राइस माइनस वो परचेज कॉस्ट। ये जो परचेज कॉस्ट बनाई ना, ये बस ये सेल प्राइस माइनस ये परचेज कॉस्ट, सिर्फ इस टॉपिक के लिए। कंट्रीब्यूशन लॉस्ट है सिर्फ इस टॉपिक के लिए, सेल प्राइस माइनस परचेज कॉस्ट। और एक मिसाल और उसकी कह लें पेनल्टी। बाकी स्टॉक आउट कॉस्ट क्या है, इन दोनों एग्जांपल्स का क्या मकसद है, ये कुछ क्लासेस के बाद आएगी बात।
क्या जी, क्या कह रहे हो? इस चैप्टर को ना दो हिस्सों में बांट रहा हूं। है तो इस चैप्टर में डिसीजन मेकिंग ही, लेकिन वो दो लेवल्स पे बांट रहा हूं। दो तरह की डिसीजन मेकिंग पढ़नी है। एक है ऑर्डर क्वांटिटी पर ऑर्डर और एक है इन्वेंट्री लेवल्स। कुछ डिसीजन हम पढ़ेंगे ऑर्डर क्वांटिटी पर ऑर्डर के हिसाब के रिलेटेड और कुछ पढ़ेंगे इन्वेंट्री लेवल से रिलेटेड। ऑर्डर क्वांटिटी पर ऑर्डर, ये क्या मतलब लग रहा है कि एक ऑर्डर में कितने यूनिट्स ऑर्डर करेंगे। तो पहले करते हैं यार, आपके लिए पढ़ा रहा हूं ना यार, आपके भले के लिए पढ़ा रहा हूं। है जी, घर जाके पढ़ने का दिल नहीं करता। अगर आप अभी घर में कहेंगे कि आपने शादी करनी है, आपका रिश्ते भेजें, क्या कहेंगे घर वाले? हैं? क्या घर वाले क्या जवाब देंगे? ठीक है बेटा, वो चलते हैं। हैं? वो कहेंगे पहले पेपर पास करो। अब आपके जितने ज्यादा पेपर पास देर में होंगे, उतनी ही देर आप घर बात करेंगे, उतनी ही देर में फिर अब जहां आप करना चाहते होंगे वो कहां से कहां बात पहुंच गई होगी। तो इसलिए मौका महदूद मुद्दत तक के लिए है, तो पढ़ लें। अच्छा, ये ऑर्डर क्वांटिटी को ना प्यार से OQ कहा करेंगे हम। ओके।
अच्छा, हमारे जात के हवाले से ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि अगर हम उन पे गौर करें तो अल्लाह की और पहचान हो सकती है। एक मिसाल बताता हूं। मैं किसी की मदद करता हूं और उसको मैं मदद करके, चलो कोई फीस देने में मदद कर दी या खाने में मदद कर दी, और अपने हिसाब से जो मदद की वो बहुत अच्छे लेवल की मदद थी। और जिसकी मदद की उसने आगे से मुंह ही बनाया कि इतने थोड़े, बस एक पराठा ही बस। तो पर्सनल हो, अरे वो तो FR1 के सर थे, मैं तो कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। पराठे वाला मसला है कोई? तो वो अगर मुंह बनाना शुरू कर दें तो वो जो खिलाने वाला है उसको बुरा लगेगा और दिल करेगा कि आइंदा तो ना ही हो। नाशुक्री बुरी लगती है। तो अल्लाह ताला को भी नाशुक्री है बहुत ज्यादा नापसंद। अब उसमें आप सल्लम की तरफ से एक नसीहत है, वो नसीहत पहुंचा रहा हूं आप तक।
तो उस पर ना आपसे की नसीहत है, और ये मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। आप लोगों ने बड़ा टाइम कहीं शॉपिंग करने गए, कोई जूता खरीदना था, कोई कपड़े खरीदने थे, और बड़ा टाइम लगाने के बाद किसी एक शॉप से कुछ चीज खरीद ली। बहरहाल चलते चलते एक और शॉप पे उससे बेहतर चीज नजर आ गई, तो जज्बात ये होंगे कि गलती हो गई, और वो जो चीज खरीद ली होगी उसके ना अब खामियां नजर आनी शुरू हो जाएंगी। हालांकि पहले खूबियां नजर आ रही थी, तभी चीज खरीदी थी, लेकिन अब खामियां क्यों नजर आनी शुरू हो गई? उससे बेहतर चीज देख ली, और वो जो बेहतर चीज इससे बेहतरी थी वो ओवरशैडो कर गई जो इस चीज की अच्छाइयां नजर आई हुई थी। अब इसकी खामियां नजर आने लग गई। सैयदना अबू हुरैरा, ये तिरमिज़ी में है 2513, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे लोगों की तरफ देखो जो दुनिया के मालो बाप के लिहाज से तुमसे कमतर हो, और उनकी तरफ ना देखो जो मालो दौलत में तुमसे बढ़कर हो। अच्छा, ये मोटिवेशन के अगेंस्ट नहीं है बात, ये सिर्फ यही जो मैंने मिसाल दी है ना, ये तसल्ली और हौसला देने के लिए। इस तरह ज्यादा लायक है कि तुम अल्लाह की उन नेमतों की नाकदरी ना करो जो तुम पर उसकी तरफ से हुई हैं। तब हमारे पास बहुत सारी नेमतें हैं। अभी मुझे एक स्पोर्ट्स की इंजरी है, तो वो मेरा ना नी इंजर्ड है बहुत ज्यादा, तो अक्सर मसले हैं, मुझे सीढ़ियां चढ़ने उतरने में मसला होता है। मैं अगर इसको तकलीफ समझूं, और तकलीफ तो ऑब्वियसली है, लेकिन अगर मैं इस पे नाशुक्रा हो जाऊं, तो मैंने आपसे कुछ दिन पहले जिक्र किया था मेरे एक अजीज की अभी पिछले हफ्ते टांग कट गई पूरी, मतलब पूरी टांग ही कट गई। और मैं अगर अपने घुटने के ऊपर नाशुक्री करना शुरू कर दूंगा, तो वो भी हैं जिनकी टांग नहीं है। आप यहां बैठे हुए हैं, आपके घर के पता नहीं क्या हालात हैं, आपको फाइनेंशियल मसले हैं, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आपसे कमतर हैं, बल्कि ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनका पूरा का पूरा कारोबार, पूरा घर, सारा सेटअप उस सैलाब में जाया हो गया होगा। तो हम बहुत लोगों से आसानी में, तो दुनिया में जो मालो बाप के लिहाज से ना अपने से कमतर लोगों को देखो, ज्यादा वालों को नहीं, ताकि फिर नाशुक्री हम ना करें। कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।